अच्छा, अब ये एक डायग्राम है ना, ये आपके बहुत से कॉन्सेप्ट कवर कर देगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर देगी, क्योंकि इससे रिपीटेड एमसीक्यूज आते हैं। थोड़ी ब्लर पिक्चर थी लेकिन मैंने डाल दी क्योंकि ये बार बार रिपीटेड एमसीक्यूज हैं इसमें से। अच्छा देखो, हमारे पास बेस ऑफ स्कल है, ये C1 वर्टिब्रा है, C2 है, C3 है और ऑनवर्ड्स हैं, ठीक है। देखो बेस ऑफ स्कल और C1 के बीच में से C1 नर्व पास कर दिया है, C1 नर्व ने पास कर दिया है, ठीक है। अब C1 और C2 के बीच के लिए क्या बचा? C2 नर्व, ठीक है। तो मतलब सर्वाइकल रीजन में लोअर नर्व, लोअर वर्टेब्रा वाली नर्व कंप्रेस होगी सर्वाइकल रीजन में, लोअर, क्योंकि पहली जो है वो वहाँ से ही पास हो गई है, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या है कि नर्व्स 8 हैं और वर्टेब्रास तो 7 हैं, ठीक है। तो 7 के ऊपर से 7 तो गुजर गई है, लेकिन हमारे पास C8 नर्व रहती है, तो C7 वर्टेब्रा के नीचे C8 गुजरेगी। क्या मतलब हुआ? C8 एंड T1 के दरमियान, C7 और T1 वर्टेब्रा के दरमियान C8 नर्व है, ठीक है। अब ये हुआ ना एक एमसीक्यूज, C7 और T1 वर्टेब्रा के दरमियान C8 नर्व है, क्योंकि वर्टेब्रा 7 हैं लेकिन नर्व्स 8 हैं, ठीक है। अब देखो T1 के ऊपर से तो C8 नर्व गुजर गई है, इसीलिए थॉरिक्स के लेवल पे चेंज आ जाता है, थोरेसिक वर्टेब्राज में चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है कि अब अपर नर्व होगी, अपर वर्टेब्रा वाली नर्व होगी, ठीक है, अपर वर्टेब्रा वाली नर्व होगी। मतलब T1 और T2 के दरमियान T1 ही होगी, ठीक है। T2 और T3 के दरमियान T3 ही होगी, सही है। ये देखो T1 और T2 के दरमियान T1 ही नर्व है, ऊपर वाली अपर वर्टेब्रा वाली। सर्वाइकल में चेंज है और थॉरिक्स वो लोअर नर्व थी, ठीक है, लोअर वर्टेब्रा वाली। अब थॉरिक्स में वो C8 ने की वजह से चेंज हो गया है, ठीक है। T1 और T2 के दरमियान T1 है, T2 और T3 के दरमियान T2 है, अपर वर्टेब्रा वाली, ठीक है। अब नीचे लंबर और सैक्रल में भी ऐसे ही चलता है, सही है, लंबर में भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। लेकिन अब लंबर एरिया में क्या चेंज आ जाती है, देखें, T1 और T2 के दरमियान भी अपर जा रहा था, लंबर वर्टेब्रास के बीच में से भी पास। अगर पास की बात पूछी ना कि पास क्या करता है, पास कौन सी नर्व करती है, तो पास तो अपर वर्टेब्रा वाली ही करती है, अपर वर्टेब्रा वाली ही नर्व पास करती है, ठीक है। मतलब L1 और L2 के दरमियान L1 ही पास करेगी। लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है, देयर इज़ अ डिफरेंस इन पास एंड डैमेज, ठीक है। अगर हमारे पास वर्टेब्रल पास तो जो है वो क्या होगी, अपर नर्व वाली है, अपर वर्टेब्रा वाली है। लेकिन अगर डैमेज की बात होगी तो डैमेज डिफरेंट क्यों होगा? ये देखें, ये L2 नर्व है ना, L2 नर्व, ये देखो L1 और L2 के दरमियान वाले स्पेस से हो के गुजर के यहाँ आती है ना, ठीक है। अब देखो L2 जो है ना, L1 और L2 से गुजर के आ रही है, L3 जो अब है ना वो L2 और L3 के स्पेस से गुजर के आ रही है, मतलब साइड से। इसीलिए अगर डिस्क हर्निएशन की बात आ जाए कि L2 और L3 के दरमियान डिस्क हर्निएशन है, यूं करके डिस्क हर्निएट होता है ना, यूं करके। देखो पास तो अपर वर्टेब्रा वाली कर रही है, लेकिन यहाँ पे देखो डिस्क के हर्निएशन की वजह से नर्व कहाँ कौन सी गई है, ये लॉन्ग कोर्स होने की वजह से लोअर वर्टेब्रा वाली नर्व डैमेज होगी, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग कोर्स है इसका। देखो ये कॉन्सेप्ट यहीं पे बना लो, क्योंकि ये एमसीक्यू सब गलत करते हैं फिर। देखो ऊपर वाला लेवल तो ठीक था ना, सर्विक्स का हमें समझ आ गया कि सर्वाइकल में अपर वर्टेब्रा वाली नर्व होगी, थॉरिक्स में C8 की वजह से चेंज आ गया, ठीक है। इसीलिए लंबर पर भी पास की अगर बात आ गई तो अपर वर्टेब्रा, लेकिन अगर डैमेज की बात आ गई डिस्क हर्निएशन की वजह से ना, तो डैमेज क्या होगा, लोअर वर्टेब्रा वाली नर्व, लोअर वर्टेब्रा वाली नर्व। क्यों? लॉन्ग कोर्स की वजह से, उसका लॉन्ग कोर्स होता है ना, वहाँ से गुजर के नीचे अपने वर्टेब्रा के बीच में से गुजर रही है, इसलिए डिस्क तो यहाँ से हर्निएट कर रहा है ना। L1 और L2 का डिस्क जब हर्निएट किया तो नर्व कौन सी गई अब, L2। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू बिल्ड। इंशाल्लाह इसकी वजह से आप लोगों का कोई भी MCQs मिस नहीं होगा अब, ठीक है। ये अक्सर ये MCQs मिस हो जाते हैं, ये नहीं मिस होगा आप लोगों का अब, ठीक है। इस एक पिक्चर में ना, दिस इज़ अ वेरी गुड पिक्चर,
पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करती है ये। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि ये कॉनस मेड्यूलरिस क्या है और कॉर्डा एक्विना क्या है। कॉनस मेड्यूलरिस हम लोग क्या किसे कहते हैं कि जब हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है ना, एंड स्पाइनल कॉर्ड के एंड पे थिकनेस सी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कॉनस मेड्यूलरिस। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे L1 या L2 पे एंड होता है ना, उसी पॉइंट पे ये कॉनस मेड्यूलरिस है। ये देखो, ये थिकनेस ये जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड कर रहा है यहाँ पे ना, ये कॉनस मेड्यूलरिस है। ठीक है, अब L1 पे स्पाइनल कॉर्ड ने एंड कर दिया है। अब हमारे पास बाकी L1, L2, L3, L4, L5 इन सब की नर्व्स जो है ना, ये मिल के हॉर्स की टेल है ना, इसकी नर्व्स उस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देती हैं। ठीक है, L1 से L5 तक की जो नर्व्स है ना, उस हॉर्स टेल की तरह का एक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसे हम कहते हैं कॉर्डा एक्विना। ठीक है, इसे हम कॉर्डा एक्विना करते हैं। और कॉर्डा मेड्यूलरिस क्या है, वो सिंपली थिकनिंग है स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे एंड होता है वहाँ की। सही है। अब ये कॉर्डा एक्विना इंपॉर्टेंट है, कैसे? क्योंकि ये मैंने बता दिया ना कि L1 से L5 तक पे नर्व रूट्स कंबाइन होकर हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कॉर्डा एक्विना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके डैमेज की वजह से या इसके कॉर्डा एक्विना सिंड्रोम की वजह से हमारे पास लेग्स में स्फीयर पेन होगा, ब्लैडर, एनस, पेनिनियम तीनों की मोटर और सेंसरी दोनों इनोवेशंस लॉस हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरह के फाइबर्स होते हैं ना, जिसकी वजह से। और कॉनस मेड्यूलरिस सिंड्रोम क्या होता है? अगर हमारे पास T1 से L2 लेवल पे ये टर्मिनल एंड होता है स्पाइनल कॉर्ड को, T12 से अगर L2 लेवल पे कोई कंप्रेशन हो रहा हुआ ना, उसकी वजह से कॉनस मेड्यूलरिस सिंड्रोम होगा। ठीक है, कॉर्डा एक्विना सिंड्रोम का बताया हुआ है कि नॉर्मली ये क्या है, हमारे पास इंटरवर्टेब्रल डिस्क है। अगर इंटरवर्टेब्रल डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, प्रोलैप्स, तो यहाँ पे नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, इस नर्व के कंप्रेस होने की वजह से ये कॉर्डा एक्विना वाले लेवल पे अगर नर्व कंप्रेस हो गई तो हमारे पास कॉर्डा एक्विना सिंड्रोम होगा, जिसमें हमारे पास डोमिनेंट लेग पेन के साथ बंदा आएगा, वेरी स्फीयर डोमिनेंट लेग पेन होगा। ठीक है, उसके साथ साथ वो ब्लैडर और एनल इनकॉन्टिनेंस भी हो रहा होगा। ठीक है, और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होंगे। ठीक है, अब ये वही बात रिपीट की, कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड L2 एंड बिलो ऑफन ड्यू टू इंटरवर्टेब्रल डिस्क एंड हर्निएशन। होता क्या है, रेडिकुलर पेन होता है, नी रिफ्लेक्स और एंकल रिफ्लेक्स लॉस होते हैं, ब्लैडर और एनल स्फिंक्टर कंट्रोल भी लॉस होता है, और सैडल एनेस्थीसिया होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये दुम बनाई हुई है ना हॉर्स की, ये कॉर्डा एक्विना सिंड्रोम बताना चाह रहे हैं। बंदा बहुत परेशान है देखो, और ये हॉर्स की दुम बनाई हुई है, मतलब ये कॉर्डा एक्विना सिंड्रोम है। इसमें क्या क्या चेंजेस होंगी? ऑर्गेज्म चेंजेस होंगी। ठीक है, अच्छा, रिटेंशन कैसे? हमारे पास ब्लैडर और एनल कैनाल का टोन ख़राब हो जाता है, तो इनएबिलिटी टू एम्प्टी ऑल ऑफ द यूरिन फ्रॉम योर ब्लैडर और बीइंग अनअवेयर ऑफ व्हेन योर ब्लैडर इज़ फुल एंड नीड एम्प्टीइंग। ठीक है, शियाटिक पेन होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ठीक है, टोन चेंजेस होती हैं, अल्टर्ड सेंसेशंस होती हैं, इनएबिलिटी टू स्टॉप व्हाट ब्लैडर मूवमेंट। ठीक है, और लीकेज होती है। ये बंदा क्यों इतना डिप्रेस है? क्योंकि इसकी ब्लैडर भी लीकेज हो रही है, एनल कैनाल से भी लीकेज हो रही है। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है। ठीक है, सेंसेशंस भी ख़राब है, तो ये बंदा बहुत डिप्रेस नज़र आ रहा है, और बंदे की दुम है, मतलब कॉर्डा एक्विना है। सही है, ये हमने बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम और उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की इंपॉर्टेंट थोड़ी चीज़ें कवर कर दी हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है लिम्बिक सिस्टम, ये हमसे रह गया था। अब लिम्बिक सिस्टम में इंपॉर्टेंट क्या क्या है? हमारे पास थैलेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एमेग्डाला है और हिप्पोकैम्पस है। देखो, थैलेमस, हाइपोथैलेमस तो हमने किया था, टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन, ऑटोनॉमिक सप्लाई वगैरह, ये सारा हाइपोथैलेमस का काम है। ठीक है, एमेग्डाला का इंपॉर्टेंट काम क्या है? इमोशंस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस का इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है? मेमोरी। इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला MCQs आता है ना, उसमें हम हिप्पोकैम्पस करते हैं। ठीक है, और थैलेमस में तो सारी इन्फॉर्मेशन रिले करती है मोटर कॉर्टेक्स की। ठीक है, एक्सेप्ट विच इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ द MCQs। ऑल्फैक्शन के अलावा सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ रिले करती है। और एक और MCQs आता है कि ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स कहाँ है?
तो ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स कहाँ है? टेम्पोरल लोब में, ठीक है। और थैलेमस के साथ एमसीक्यूज आता है कि सारी इन्फॉर्मेशन रिले करती है या इन्फेक्शन एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? इमोशंस को कंट्रोल करता है, बिहेवियर को, मोटिवेशंस होती हैं, मेमोरीज और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये मैंने बताया ना, इस पे भी एमसीक्यूज आता है। ये हाइपोथैलेमस का काम है टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ, ठीक है। अच्छा, अब एमसीक्यूज ऐसे आता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है? साइनेप्टिक चेंजेस हो रही होती हैं और लॉस होगा तो हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अच्छा, अब हमारे पास मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर क्या है? अल्जाइमर डिजीज़। ये ओल्ड एज डिसऑर्डर है, ठीक है, ओल्ड एज डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? हमारे पास एमेलॉइड प्लेक्स होते हैं ना, वो बिल्डअप हो जाते हैं, एमेलॉइड प्लेक्स बिल्डअप हो जाते हैं, ठीक है। और बंदे को क्या होता है? सबसे शुरू में छोटी छोटी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रही होती है, छोटी छोटी चीज़ें भूलना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है और डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाती है बंदे की। और लास्ट स्टेज पे क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स सब कुछ ख़राब हो जाती हैं, डेली एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ इफेक्ट हो जाती हैं। और हर 1 में से 3 सीनियर्स जो है ना, वो इस अल्जाइमर डिजीज़ या किसी न किसी डेमेंशिया डिसऑर्डर्स की वजह से मर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एमेक्टिला हमने किया, मतलब टेम्पोरल लोब वगैरह किया, तो अब हम क्लूवर बूसी हमसे रह गया था। क्लूवर बूसी अब क्या होता है हमारे पास? टेम्पोरल लोब का अगर बायलेटरल लेन होगी ना, तो हमारे पास क्लूवर बूसी सिंड्रोम होगा, ठीक है। और कभी कभी एमसीक्यूज में ये एमेक्टिला के साथ भी आता है कि एमेक्टिला के लेन से क्लूवर बूसी सिंड्रोम है। ये इसकी कॉजेज़ क्या है? या हर्पीस वायरस की वजह से होता है, या ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, या नेमेनपिक डिजीज़। ये क्या होती है? हमारे पास मेटाबॉलिक कंडीशन होती है। अच्छा, अब एमेक्टिला क्या करता है? हमारे पास बिहेवियर वगैरह को कंट्रोल करता है ना, फूड, सेक्स, सारी बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। इसीलिए अब इसकी इंजरी हो गई है एमेक्टिला की या बायलेटरल टेम्पोरल लोब की ना, तो हमारे पास पेशेंट क्लूवर बूसी के साथ प्रेजेंट करेगा। अब क्लूवर बूसी वाले बंदे में क्या होगा? विजुअल एग्नोसिया होगा, ठीक है। इंक्रीज ऑरल टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब फीडिंग इंक्रीज हो जाएगी इसकी ना, ठीक है। इमोशनल रिएक्शंस कम हो जाएंगे, हाइपर सेक्सुअलिटी होगी और हाइपर मेटामॉर्फोसिस होगा। खाएगा भी ज़्यादा, मोटा, खाएगा भी ज़्यादा और हाइपर सेक्सुअलिटी भी हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ एमसीक्यूज आता है ये क्लूवर बूसी सिंड्रोम का। अच्छा, हमसे अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन लेन के डिफरेंसेस भी रह गए थे। देखो, अपर मोटर न्यूरॉन लेन क्या होता है हमारे पास? जो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स का या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेवल पे लेन हुआ ना, वो अपर मोटर न्यूरॉन लेन होता है। या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हुआ तो लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन में क्या क्या आता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम या कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो अपर मोटर न्यूरॉन के लेन में आते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास एंटीरियर हॉर्न ऑफ सेल और स्पाइनल रूट्स, पेरिफेरल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, इन सब का अगर लेन हुआ ना, ये लोअर मोटर न्यूरॉन लेन होगा, ठीक है। को स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर हॉर्न, स्पाइनल रूट्स वगैरह, स्पाइनल नर्व्स, ये सारे लेन्स लोअर मोटर न्यूरॉन लेन्स है, ठीक है। अच्छा, अपर मोटर न्यूरॉन हमारे पास होता क्यों है? टीबी की वजह से, स्ट्रोक वगैरह की वजह से। लोअर मोटर न्यूरॉन हमारे पास क्यों होते हैं? पोलियो, गुलन-बैरी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, रेडिकुलोपैथी वगैरह की वजह से। अच्छा, अपर मोटर न्यूरॉन में हमारे पास हाइपरटोनिया होता है, टोन इंक्रीज होता है, ठीक है। लोअर मोटर में टोन डिक्रीज होता है। रिफ्लेक्सेस अपर मोटर में ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया, जबकि लोअर मोटर में कम होता है, हाइपो रिफ्लेक्सिया होता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास बेबिन्स्की साइन है ना, बेबिन्स्की साइन का तो सबको पता है। अपर मोटर न्यूरॉन लेन को हम जब क्लिनिकली देखते हैं ना, कैसे देखते हैं कि बेबिन्स्की, जब स्ट्रोक का पेशेंट आता है हम बेबिन्स्की साइन सर्च कर देखते हैं ना उसमें, इसी वजह से, ताकि हम अपर मोटर न्यूरॉन को लोअर मोटर न्यूरॉन से डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो बेबिन्स्की साइन जो है वो स्ट्रोक वाले पेशेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। मसल स्पाज्म होगा या स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, और इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। उसके साथ साथ फेसिकुलेशंस होती हैं, फेसिकुलेशंस। अपर मोटर न्यूरॉन में फेसिकुलेशन नहीं होती, लोअर मोटर में होती हैं, ठीक है। अच्छा, वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होंगी? इम्पेयर्ड होंगी या एब्सेंट होंगी, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन में भी एब्सेंट होंगी। अच्छा, मस्कुलर बल्क जो है वो क्या होगा? उसकी एट्रोपी होगी, डिसयूज एट्रोपी। और लोअर मोटर में न्यूरोजेनिक एट्रोपी होगी, ओके। ये इनके बेसिक डिफरेंसेस हैं। अच्छा, ये हमारी बेसिक न्यूरो एनाटॉमी और कुछ डिजीज़ हो गई हैं। बहुत कम पैथोलॉजीज अब हमारी ये रहती हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजी में खाली नर्व्स और रिसेप्टर्स